नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम आरटी 2009 की 22 धाराओं का अध्ययन किया। शेष बची जो धाराएं हैं क्लास में अध्ययन करेंगे कि आरटी 2009 में कुल 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय। हमारा चौथा अध्याय चल रहा था और चौथे अध्याय में हमने 22 धाराओं तक अध्ययन। आज इस क्लास में हम 23 जो धारा 23 है उसका अध्ययन करेंगे। धारा 23, धारा जो 23 है उसमें शिक्षकों की योग्यता व उनकी नियुक्ति से संबंधित लिखा गया है। शिक्षकों की क्या योग्यता है और उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिनियम में पहले जब अधिनियम लगा था तब उसमें 5 वर्ष की दी गई थी, लेकिन बाद में 2017 में 4 वर्ष की और दी गई। यानी 31 मार्च 2019 तक जो शिक्षकों की जो निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षक विद्यालयों में स्थापित करना और उनकी नियुक्ति करना ये था। शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति। शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति यानी आरटीई 2009 में ये कहा गया है कि शिक्षकों की जो योग्यता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। कौन सी शिक्षक के लिए डिग्री अनिवार्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी और उसके अनुसार राज्य सरकारों को योग्यताएं और उन योग्यताओं के अनुसार नियुक्तियां देनी। अधिनियम जब लागू हुआ तो 5 वर्ष की छूट दी गई। 2017 में 4 वर्ष की छूट और दी गई। अधिनियम अधिनियम के अधिनियम लागू करते समय नियम लागू करते समय समुचित सरकारों को समुचित सरकारों को सरकारों को 5 वर्ष का समय दिया गया। 5 वर्ष का समय दिया गया था। बाद में 2017 में 4 वर्ष की और छूट प्रदान की गई। 4 वर्ष की और छूट दी गई। 4 वर्ष की और छूट देगी यानी 31 मार्च 31 मार्च 2019 तक 30 मार्च 2019 तक ये छूट प्रदान की गई। तक दी गई यानी 31 मार्च 2019 को आरटीई जो था वो 9 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और तब तक जो समुचित सरकार है वो निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षक है वो नियुक्त करेगी। ये 23 में कहा गया था। और शिक्षकों की योग्यता क्या होगी क्या नहीं होगी इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। जैसे
प्रारंभिक जो शिक्षा प्रारंभिक जो शिक्षा में जो शिक्षक कार्य करते हैं के लिए क्या कि अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो अनिवार्य कर दी। जैसे एक तो ये माने अध्यापक पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता पात्रता परीक्षा, ये परीक्षा है। पहले हम जो ग्रेड थर्ड में जो शिक्षक लिए जा रहे थे उनके लिए कोई पहले से प्री टेस्ट नहीं था कि पहले उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी फिर दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी, इस प्रकार का कोई झंझट नहीं था। लेकिन आरटीई 2009 के लागू होने के बाद थर्ड ग्रेड जो टीचर है जो कक्षा एक से लेकर आठवीं तक पढ़ाते हैं वो पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद वो भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये आरटीई 2009 की देन, अध्यापक पात्रता परीक्षा। बाकी सेकंड ग्रेड में ये नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, कॉलेज लेक्चरर में नहीं है। बाकी जो बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं उनके लिए तो अध्यापक पात्रता परीक्षा है नहीं। और जो छोटी क्लास कक्षा एक से लेकर आठवीं तक जब पढ़ा रहे हैं उनके लिए उन अलग से एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो ये आरटीई 2009 की करामात है। के बाद अगर हम बात करें धारा 24 की बात करें, धारा तो धारा 24 में क्या कहा गया था कि शिक्षकों के कर्तव्य उनकी शिकायतों का निवारण, यानी शिक्षकों के कर्तव्य व उनकी शिकायतों का निवारण है धारा 24 में। शिक्षकों के कर्तव्य के कर्तव्य कर्तव्य एवं शिकायतों का, शिकायतों का। तो 24 नंबर में क्या है कि एक तो शिक्षकों के क्या कर्तव्य है, एक तो ये बताया गया है। एक जो शिक्षक की अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं का निवारण भी करना है। अगर बात करें हम शिक्षक के कर्तव्य क्या है, तो पहला जो कर्तव्य यही है बनता है कि वो नियमित विद्यालय जाएगा, नियमित विद्यालय जाना, ये भी एक शिक्षक का कर्तव्य ही था, विद्यालय जाना। के बाद अगर हम बात करें जैसे समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, ये भी का एक कर्तव्य है। जैसे अभिभावकों से संवाद करना, महत्वपूर्ण बात है ये, अभिभावकों से संवाद करना, ये भी एक बड़ी बात है। के बाद अन्य जो विद्यालय की जो गतिविधि है, अन्य कार्य भी अध्यापक को करने पड़ते हैं। ये एक अध्यापक के क्या है कर्तव्य है। और उनकी शिकायत है, उनकी शिकायत के लिए क्या समुचित सरकार है वो समय समय पर समितियां बनाती है इनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए। जैसे ब्लॉक लेवल पर सीपीओ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति है, जिला लेवल पर मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति है। तो इनके लिए क्या है कि समय समय पर क्या करती है, समय समय पर समुचित सरकार समुचित सरकार शिकायत
निवारण का गठन करती, यानी समय समय पर सरकार है वो शिकायत निवारण समिति का गठन कर, जैसे मुख्य तौर पर ब्लॉक पर बात करें तो सीबीओ की अध्यक्षता में समिति है, और जिले पर बात करें तो फिलहाल सीडीओ की अध्यक्षता में शिक्षक शिकायत निवारण समिति बनाई गई है, क्योंकि ब्लॉक का मुख्य शिक्षा अधिकारी फिलहाल सीबीओ है, की अध्यक्षता में समिति है। जिले का मुख्य सीडीओ है, तो सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, सीडीओ। ये जिले का मुख्य शिक्षा अधिकारी उसकी अध्यक्षता में समिति है, और ये ब्लॉक का है। तो धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य उनकी शिकायत निवारण के बाद, के बाद बात करें 25 छात्र शिक्षक अनुपात है, धारा 25 की बात करें, और महत्वपूर्ण धारा धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात कि विद्यालय में छात्र और शिक्षक अनुपात क्या रह सकता, सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में अक्सर जो बातें कई बार पूछी गई है। अगर बात करते हैं हम कि छात्र शिक्षक अनुपात की L1 के लिए या L2 के लिए अलग अलग बात करें। पहली बात तो जब ये अधिनियम लागू हुआ तो ये कहा गया था कि 6 महीने के भीतर है उसे पूरा करना है, बाद में उसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया, यानी 6 माह के भीतर पूरा करना है जब ये अधिनियम लागू हुआ, और बाद में बढ़ाकर 3 वर्ष तक की छूट दी गई। 3 वर्ष तक छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा होना। प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में 6 माह में छात्र शिक्षक अनुपात अनुपात पूरा करना था पूरा करना था। बाद में 3 वर्ष तक बढ़ा दिया। पहले जब लागू हुआ अधिनियम तो ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर जो समुचित जो सरकार है वो छात्र शिक्षक अनुपात, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं हम अ, कक्षा 1 से 5 तक, या हम कह सकते हैं L1, और इसमें L1 में क्लास आएगी 1 से 5, 1 से 5 तक देख स्टूडेंट कितने हो सकते हैं और टीचर कितनी, ये तो देखना है कि 0 से 30 तक, 0 से 30 तक पहले एक टीचर था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम, तो अब 2 टीचर लगेंगे 0 से 30, पहले एक टीचर की बात थी। अगर हम बात करते हैं कि 0 से 30 पहले एक टीचर की बात थी, अब 0 से 30 तक 2 टीचर बात आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि 60 तक, अब जो एक अलग सिस्टम है कि 60 तक है कि
60 तक मान सकते हैं, 0 से 60 तक कह सकते हैं, 0 से 60, 0 से 60 में दो टीचर हैं, 0 से 60 में दो टीचर हैं। या हम बात करते हैं कि 61 से 90 तक हम बात करते हैं, 61, 61 से 90 तक, तो टीचर की संख्या होगी 3। अगर बात करते हैं 91 से 120, तो टीचर की संख्या होगी 4। बात करते हैं हम 121 200, तो टीचर की संख्या होगी 5। ये है इसमें रेशियो। यानी अगर हम बात करते हैं कि 0 से 30 तक अगर कहीं पर नामांकन है तो एक टीचर की व्यवस्था हो सकती है, और वर्तमान में जो एक प्रक्रिया है, जो नियम है, उसमें दो टीचर लगाए जा सकते हैं। 60 तक दो टीचर है, 61 से 90 तक तीन टीचर आएंगे, 91 से 120 अगर स्टूडेंट हैं, चार टीचर, 121 से 200 तक हैं, पांच टीचर। अगर आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5, अगर 150 से अधिक बालक हैं, तो आपको एक प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त पद दिया जाए। यानी 150 से अधिक, 150 से संख्या होने पर हेड मास्टर दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 150 से अधिक संख्या होने पर आपको क्या दिया जाएगा? हेड मास्टर दिया जाएगा। और 200 से अगर ज्यादा आपके पास छात्र संख्या है, तो अनुपात क्या रहेगा? 40:1 का रहेगा। ये भी आप ध्यान रखो कि 200 से अधिक छात्र संख्या पर अनुपात क्या है? अगर आपके विद्यालय में 200 से अधिक छात्र संख्या है, तो अनुपात रहेगा 40:1 रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आदर्श अनुपात क्या है, क्लास 1 टू 5th आदर्श अनुपात की बात करते, आदर्श आदर्श अनुपात, तो ये रहता है 30:1। यानी कक्षा 1 से 5वीं तक अनुपात क्या रहेगा? 30:1 रहेगा। लेकिन अगर छात्र संख्या आपके पास 200 से अधिक है, अगर कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आनी चाहिए। इस कंडीशन में अगर आपका विद्यालय आ रहा है, कंडीशन में आपके पास मान लेते हैं कि 240 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको जो टीचर मिलेंगे वो 40 के अनुपात में मिलेंगे। अगर आपके पास 240 या 200 से ज्यादा है, तो आपको टीचर 40 के अनुपात मिलेंगे। वैसे कोई पूछे कि कक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? 30:1 है। कंडीशन 200 से ऊपर होगी तो 40:1 है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। 40:1 कब होगा? जब आपके सामने प्रश्न में 200 से अधिक छात्र संख्या का नाम आएगा। वैसे कोई पूछे कि कक्षा 1 से प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1, अगर प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक छात्र संख्या है, तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? 40:1 रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और अक्सर हर बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता। अभी जो फरवरी 2017 में
जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुपात निर्धारित किया था, क्लास 1 से 5 तक 30:1, या 6 से 8 तक 35:1, और माध्यमिक है वो 30:1 निर्धारित किया। तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करें L2 की बात करें, L2 ये तो L1 हो गया, अब L2 की बात करें। L2 का मतलब है क्लास 6, 7, 8, क्लास 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। तो इसमें स्टूडेंट टीचर, 0 से 35 टीचर 1, 31-70 टीचर 2, 71-100 टीचर 3, 100 प्लस आपको एक पूर्णकालिक हेडमास्टर दिया जाएगा। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा छात्र है, 100 से अधिक है, तो आपको एक क्या दिया जाएगा, पूर्णकालिक हेडमास्टर दिया। छात्र संख्या, अगर छात्र संख्या विद्यालय में 100 से अधिक है, विद्यालय में 100 से अधिक है, तो एक पूर्णकालिक, ये पूर्णकालिक में पूरे समय के लिए पूर्णकालिक हेडमास्टर सेकंड ग्रेड होगा, ये सेकंड ग्रेड। यानी पूर्णकालिक हेडमास्टर वह एक अंशकालिक, वह एक अंशकालिक, यानी कुछ समय के लिए अंशकालिक, अंशकालिक मतलब कला, अंशकालिक किसके लिए, कला, स्वास्थ्य और कार्य अनुभव, कार्य भाव के लिए। यानी अगर छात्र संख्या आपके पास 100 से ज्यादा है, तो आपको एक हेडमास्टर दिया जाएगा पूर्णकालिक, और हेडमास्टर होगा वो सेकंड ग्रेड, और एक अंशकालिक टीचर दिया जाएगा आपको कला, स्वास्थ्य एवं कार्य। टीचर किस प्रकार से होंगे, जैसे आपके पास वो है, तो टीचर क्या होंगे, निम्नलिखित विषयों के अध्यापक होंगे, निम्न विषयों के अध्यापक। अगर आपके पास मान लेते हैं 3 टीचर होंगे तो कैसे होंगे, गणित विज्ञान का एक, गणित विज्ञान एक, सामाजिक अध्ययन एक, और भाषा, यानी अगर आपके पास 100 है तो आपको 3 टीचर मिलेंगे। तो 3 टीचर कौन कौन से होंगे, एक तो आपको गणित विज्ञान, दोनों में से एक का मिलेगा, या तो गणित का मिल जाएगा या विज्ञान का मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा सामाजिक अध्ययन, एक आपको मिलेगा भाषा, चाहे वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा का हो सकता है। ये आपको 3 टीचर उपलब्ध होंगे, और 100 होते ही आपको एक हेडमास्टर दिया जाएगा। इनका जो छात्र अनुपात है, अगर हम अ, देखें 6 से 8 का अनुपात देखें, अनुपात अनुपात है वो 35:1,
ये आप ध्यान रखो। 6 से 8 का जो अनुपात है वो क्या है, 35:1। और 1 से 5 का आदर्श अनुपात तो 30:1 है, और 200 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर 40:1 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि 2017, फरवरी 2017 की बात है, फरवरी 2017 की है, फरवरी 2017 में जो MHRD है, फरवरी 2017 में MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया, छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया। तो उन्होंने जो निर्धारित किया, तो उसमें एक दो बातें, एक तो उसने ये बताया कि कक्षा 1 से 5 तक 30, और 6 से 8 35, और माध्यमिक 30। उसने क्लास और अनुपात, क्लास 1 से 5वीं तक अनुपात रहेगा 30 अनुपात, 6 से 8वीं अनुपात रहेगा 35 अनुपात, माध्यमिक ये नाम आएगा, माध्यमिक में अनुपात रहेगा 30 अनुपात। अब वो 200 से अधिक है, 200 प्लस छात्र, 200 से प्लस छात्र, तो अनुपात क्या रहेगा, 40:1। क्लास 1 से 5वीं तक, 1 से 5th तक, ये अलग से दिया गया था। ये है वर्तमान में छात्र शिक्षक अनुपात, जो अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 27 आ गई, 25 नंबर आ गया, बात करें हम 26 नंबर, धारा 26 में रिक्त पदों को भरना। रिक्त पदों को, विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको भरना। मैक्सिमम अगर बात करें तो समुचित सरकार 10% से अधिक पद रिक्त, समुचित सरकार, समुचित सरकार विकृत पदों के, विकृत पदों के, पदों के 10% से अधिक, अधिक पद रिक्त नहीं रख, यानी समुचित सरकार अस्वीकृत पदों के 10% से अधिक पद है वो अ, रिक्त नहीं रख सकती, ये उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके बाद कि शिक्षक हैं उनको पढ़ाई के अलावा क्या काम करने पड़ेंगे। शिक्षक, धारा 27 की बात करें, 27 में है कि शिक्षक को शिक्षण के अलावा, शिक्षक को शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्य करने पड़ेंगे, शिक्षक को शिक्षण के
अतिरिक्त अतिरिक्त एक शिक्षक के शिक्षण के अलावा क्या क्या कार्य करना अनिवार्य है? नंबर एक, जनगणना। देश की जनगणना का काम शिक्षक। नंबर दो, निर्वाचन। निर्वाचन में सरकार लगाती है चुनाव। निर्वाचन का मतलब चुनाव का काम। और अगर देश में कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो शिक्षक का प्रयोग लिया। राष्ट्रीय आपदा। ये तीन काम हैं जो शिक्षण कार्य के अतिरिक्त है, हमें करने पड़ेंगे। जनगणना, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय आपदा, ये तीन काम। इसके बाद अगर हम बात करें 28 नंबर की, जो अध्याय 4 की अंतिम धारा है, शिक्षक के प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकते। 28 नंबर की बात यह है कि शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 28। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन का यहाँ ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक है वो किसी भी बच्चे को जिस जैसे मान लेते हैं एक शिक्षक इस विद्यालय में कार्यरत, वो इस विद्यालय के किसी बच्चे को ट्यूशन के लिए प्रेरित नहीं करेगा, किसी भी बच्चे को नहीं करेगा। बाकी वो अलग विद्यालय के कोई बच्चा है वो उसको करवा सकता है, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा सकता है, बल्कि वो अपने विद्यालय के बच्चे को ट्यूशन के लिए अपने पास नहीं बुलवा सकता। अगर वो बुलवाएगा तो फिर उसको का अर्जाना देना पड़ेगा। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन रहेगा, इसका मतलब ये है कि वो अपने विद्यालय के बच्चों को प्रेरित नहीं करेगा ट्यूशन के लिए। बाकी वो कोचिंग में पढ़ा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं हम अध्याय अगले की। अगला जो हमारा अध्याय है, पांचवा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन या पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना है। अध्याय पांचवा है। अध्याय 4 नंबर अध्याय 12 से लेकर 28 तक धारा थी, सबसे बड़ा था। और ये पांचवा है, पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। तो पांच में क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। और इसमें जो धारा है वो कोई ज्यादा नहीं है, 30 व 30 दो ही धारा है। 30 नंबर धारा है और 30 नंबर धारा इसी में। 29 नंबर धारा में क्या है वो देखते हैं। धारा इसमें क्या लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर धारा, इसमें यह कहा गया कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं मूल्यांकन पद्धति में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर माना जाए। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन पद्धति बाल केंद्रित
बाल केंद्रित क्या शास्त्र पर, यानी पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, उस पर आधारित है होने। यानी मूल्यांकन है वो सीसीई पद्धति पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? मूल्यांकन मूल्यांकन सीई पद्धति पर आधारित है, पद्धति पर आधारित है। तो ये बात है कि मूल्यांकन किस पर होना चाहिए? सीसीई सतत एवं व्यापक होना चाहिए। या पाठ्यक्रम के निर्माण और मूल्यांकन के लिए उस राज्य की जो ऐसा ईआरटी संस्था है वो प्राधिकृत होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण व मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन राज्य की शीर्ष संस्था एस आई जो राज्य की शीर्ष जो प्रशिक्षण की जो संस्थान है वो प्राधिकृत होनी चाहिए। यानी किसी भी राज्य की जो ट्रेनिंग के लिए जो शीर्ष पाठ्यक्रम के लिए जो शीर्ष संस्थान है SIERT है वो ही होनी चाहिए। ये है धारा 29 में। इसके बाद बात करें धारा 30 की बात। धारा 30 में क्या लिखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं, कोई भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन हम नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है कि प्रारंभिक शिक्षा या पूर्ण करने पर बालक को बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यार बालक ने 8वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है, तो उसकी जो मार्कशीट आएगी उस पर ये नाम लिखा होगा। 8वीं क्लास की जो मार्कशीट है उस पर ये नाम है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? जब बालक है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है, ये उसका एक सर्टिफिकेट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 8वीं की अंक तालिका पर कौन सा नाम है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र है। इसके बाद अगर हम बात करें अध्याय जैसे 6 की बात करें कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 6 की बात करें, अध्याय
और अध्याय 6 में क्या है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, बच्चों के बच्चों के अधिकारों का अधिकारों का संरक्षण। और इसमें जो धारा है, इसमें जो धारा है वो 31 से 34 है। 6 नंबर जो अध्याय है बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, और इसमें धारा है 31 से 34। बच्चों के जो संरक्षण के जो अधिकार हैं, या यूं कह सकते हो कि इस अधिनियम के अनुसार बच्चों के अधिकारों का जो संरक्षण करने के लिए जो बाल शिक्षा अधिकार है, बाल शिक्षा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की जो धारा 3 के अनुसार गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवैधानिक संस्था, इसमें 31 नंबर में हम बात करते हैं, हम धारा 31। धारा 31 में अगर बात करें कि इस अधिनियम के अनुसार बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार गठित राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सर्वोत्तम संस्था मानी गई है। तो इस अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार बाल संरक्षण बाल अधिकारों बाल अधिकारों के संरक्षण बाल अधिकारों के संरक्षण यानी जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो सर्वोत्तम संस्था है वो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। संरक्षण के लिए बाल अधिकार अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार अधिनियम है वो, बाल अधिकार अधिनियम बाल अधिकार अधिनियम अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार गठित धारा 3 के अनुसार गठित राष्ट्रीय बाल बाल संरक्षण संरक्षण आयोग आयोग सर्वोत्तम सर्वोत्तम संस्था है। यानी धारा 31 है इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार आएगा अनुसार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए के लिए बाल अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार गठित गठित राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सर्वोत्तम संस्था मानी। इसके बाद 32 में अगर देखें हम 32 में कहा गया है कि जो बच्चों की जो शिकायतों का जो निवारण है
वो कितनी समय में किया जाएगा और कौन करेगा? बच्चों की शिकायतों का निवारण। बच्चों की शिकायतों का निवारण। शिकायतों का निवारण। और इसमें जो समय लगेगा वो समय रहेगा 3 माह। कि बच्चों की जो शिकायत है वो 3 माह में निपटाई जाएगी। सबसे पहले बच्चा अपनी शिकायत है वो एसएमसी के अध्यक्ष को कर सकता है, फिर वो ब्लॉक लेवल पर कर सकता है, फिर वो जिला लेवल पर कर सकता है, और फिर वो बाल आयोग में कर सकता है। जो हाँ, ये जो गठित किया है हमने धारा 3 के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में कर सकता है, और राज्य बाल संरक्षण आयोग में भी कर सकता है। अगर उसे उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है बालक को, तो वो अंतिम जो कड़ी है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में भी कर सकता है, राज्य बाल संरक्षण आयोग में भी कर सकता है। सबसे पहले अगर बात करें हम बालक है की शिकायत है वो एसएमसी के अध्यक्ष को देगा, फिर वो ब्लॉक लेवल पर, फिर वो जिला लेवल पर शिकायत करेगा, इसके बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग में जाएगा, और अंतिम जो अधिकृत जो संस्था है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इसमें वो शिकायत करेगा। इसके बाद 33 नंबर की बात करें, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 33। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। परिषद का गठन। इस परिषद में कुल सदस्य होंगे, सदस्य अगर बात करें तो इसमें 15 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य। और अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, उसमें 15 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे, और अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। उसके बाद बात करें धारा 34। राज्य सलाहकार परिषद का गठन की बात की गई। राज्य सलाहकार परिषद का गठन तो 34 में क्या है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सलाहकार परिषद का जब गठन किया गया तो इसमें अगर सदस्य की बात करें हम, सदस्य वही है इसमें, 1 + 14। एक इसमें अध्यक्ष है और 14 इसमें क्या है? सदस्य है। अध्यक्ष कौन होगा? वही बात, शिक्षा मंत्री होगा। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहेगा? 2 साल रहेगा। हम बात करें अध्यक्ष का कार्यकाल, कार्यकाल 2 वर्ष। बैठक 3 माह में। कोरम बैठक का 50%। ये इसमें भी है, इसमें भी यही है। इसका कार्यकाल भी 2 ही वर्ष का है, 2 ईयर्स। और इसकी भी जो बैठक है 3 माह में है। और कोरम इसमें भी 50% है।
कोरम है 50%। इसके बाद 7वां और अंतिम अध्याय है, अध्याय 7वां। प्रकीर्ण। और इसमें जो धारा है प्रकीर्ण में, वो है 35 to 38, 35 से लेकर 38। 35 में कि निर्देश जारी करने की शक्ति। 53 में क्या है, 33 में धारा 35, निर्देश जारी करने की शक्ति, जारी करने की, निर्देश जारी करने की शक्ति के बारे में 35 में। 36 की बात करें, यानी 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति है। 36 है कि कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति। अगर हम किसी भी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी की, यानी आप कार्रवाई कर रहे हो, सक्षम अधिकारी की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, ये धारा 36 में। उसके बाद अगर हम बात करें 37 की, तो इस अधिनियम के वाद विवाद को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, धारा 37, यानी RT 2009 के वाद विवाद को, वाद विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जा सकती। में जो कार्य है वो सद्भावना पर आधारित, पर आधारित है, सद्भावना। RTI के किसी भी कार्य को, किसी भी नियम को आप है वाद विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 38 नंबर जो इस आर्टिकल की जो अंतिम धारा है, 38 नंबर, वो ये है कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए समुचित सरकार नियम बनाएगी। इस अधिनियम को लागू करने की, को लागू करने समुचित सरकार नियम बनाए। ठीक है, और इसी में क्या कि राज्य सरकारों को क्या कि 3 वर्ष का, 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई। अब बात करें एक इसकी एक अनुसूची है, उसको भी देख लेते हैं। अनुसूची में कोई ज़्यादा बातें नहीं है, कुछ विद्यालय के बारे में है, लेकिन एक इसकी अनुसूची, अनुसूची में जैसे मुख्य बातें तो हमने देख ली है, अनुसूची इसमें एक ही है। और अनुसूची में विद्यालय के बारे में कहा गया है, खेल मैदान के बारे में कहा गया है,
पुस्तकालय के लिए कहा गया है, रसोई घर के लिए कहा गया है, चार दीवारी के लिए कहा गया है, पृथक पृथक शौचालय होना चाहिए इसके लिए भी कहा गया है, कार्यालय कक्ष होना चाहिए, भंडारण कक्ष होना चाहिए, बातों को कहा गया है। लेकिन एक दो बातें हैं, हम एक क्लास और क्लास क्लास और जैसे 1 से 5 तक बात करें, एक वर्ष में 800 कालांश होने, 800 होने चाहिए, 800। और कार्य दिवस कितने हैं? 200। एक विद्यालय में एक वर्ष में 200। 6 से 8वीं तक की बात करें तो एक साल में, एक सेशन में 1000 घंटा होनी चाहिए। कार्य दिवस 220, 220। एक अध्यापक है, एक अध्यापक है प्रति सप्ताह है तैयारी सहित 45 घंटे। एक अध्यापक मिनिमम कितने घंटे लेगा? ये न्यूनतम है, न्यूनतम है, ये कम है। और आप अधिकतम की बात करें, ये तो न्यूनतम है, अधिकतम 48 घंटे भी लेने पड़ते, लेकिन न्यूनतम वो में 45 घंटे लेना अन्य। बाकी इस अनुसूची में विद्यालय के बारे में बताया गया है कि विद्यालय की स्थापना, विद्यालय का भवन, विद्यालय की चार दीवारी, विद्यालय में दान, और विद्यालय में कार्यालय कक्ष है, भंडारण कक्ष है, ये बातें इसी में बाकी ये एक दो बातें मैं। अब हमारा आरटी के बारे में एसएमसी क्लास में पढ़, तब तक की है भारत। एक बार थोड़ा सा हम चीज को थोड़ा सा वापिस क्लास में, हमारा 23 से अध्ययन कार्य शुरू, इसमें शिक्षता एवं निष्ठा का निर्धारित निर्धारण करने सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार राज्य सरकार, जैसे सी टेट चालू हुआ था हमारे यहाँ, और सी टेट के बाद अलग अलग राज्यों में कहीं आर टेट, कहीं पर सी टेट, कहीं पर एच टेट, सब राज्यों में आर टी के अधीन अगर आपको विद्यालयों में कार्य कर, आपको अध्यापक पात्र। 24 में शिक्षक कर्तव्य है और उनकी शिकायत से, 25 छात्र शिक्षक बात है, 26 रिक्त पदों के बारे में, 27 में अतिरिक्त क्या कार्य कर, 28 में वो ट्यूशन पढ़ा सकता अपने बच्चे। फिर अध्याय 5 है पाठ्यक्रम के बारे में है, और 30 है कि आप प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण मार्कशीट दे, प्रारंभिक शिक्षा। फिर 31 में इस अधिनियम के बारे में लिखा गया है कि बाल अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 अनुसार एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण शिकायत कर सकते हैं बच्चे।
बच्चों की शिकायत का निवारण इन में किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, राज्य सलाहकार परिषद, और सातवां लास्ट जो निर्देश जारी करने, और आरटी के वाद विवाद को न्यायालय में चुनाव कार्य सदन अपराध अपराध भर्ती से इस लागू करने की अनुसूची से बस बाकी हम